सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ईरान की तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। इराक की पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की है जिसमें अमेरिका से अपनी फौजें निकालने का मुतालबा किया गया है। अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया को जमहूरियत का सबक पढ़ाने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी पार्लियामेंट की जमहूरी करारदाद को रद्द कर दिया है, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मिसदाक इराक को धमकी दे डाली है कि अगर ऐसा किया गया तो फिर इराक पर ईरान से भी ज्यादा सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। दूसरी तरफ उन्होंने ईरान के 52 मकामात को निशाना बनाने की धमकी भी दी है। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी अमरीकी अहदाफ पर हमले की बातें की जा रही हैं। अगर किसी भी फरीक ने कोई ऐसा कदम उठाया तो फिर दुनिया को तीसरी आलमी जंग का सामना करना पड़ सकता है। यही बात आज कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जुबान पर थी। उनका यह कहना भी बिल्कुल बजा है, ईरानी जनरल के कत्ल के मनफी असरात अफगान अमन अमल पर भी पड़ेंगे। सच यह है कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अहम है। पाक फौज की तरफ से भी यह दो टोक ऐलान किया जा चुका है कि खित्ते के अमन को तबाह करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत वक्त भी वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तानी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सच यह है कि अगर जंग हुई तो इसके असरात कितने संगीन हो सकते हैं। एक दिन में सोने की कीमत 2800 रुपये फी तोला का रिकॉर्ड इजाफा, तेल की बढ़ती कीमत, स्टॉक मार्केटों में मंदे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग की सूरत में क्या क़यामतें नाजिल हो सकती हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर करने जा रही है, जिसके बारे में अपोजिशन का दावा है कि इसमें जल्दबाजी की जा रही है। लेकिन सच ये भी है कि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि जल्द से जल्द इस मामले को हल करके आगे बढ़ा जाए। कायमा कमेटी बराए दिफा ने मुतफ़िक़ा तौर पर आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। ये इत्तफ़ाक़ राय क्या कल कौमी असम्बली के इजलास में नजर आएगा? इसी पर बात करेंगे सबसे पहले असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब से। असद खरल साहब, मुझे तो शायद इतनी समझ नहीं है कि ये जब सब कह रहे हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये आर्मी एक्ट में तरमीम पहले भी हुआ पेश, उस वक्त भी ये खबर आ गई कि जनाब कायमा कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो मैं तो यही कहता रहा मीडिया में कि अच्छा जी अब पीर के दिन आएंगे तो कौमी असम्बली में बहस होगी। आज पता लगा जी दोबारा मंजूरी आ गई है, तो ये कब तक वहाँ से मंजूरी होती रहेगी और फिर कब आएगा कौमी असम्बली में, फिर कब यहाँ से पास होगा, फिर कब सेनेट जाएगा, फिर वहाँ कायमा कमेटी देखेगी। ये तो वही जो मियां नवाज शरीफ साहब का खत था, ये तो सारा कुछ वो हो रहा है। अब आपको समझ आनी शुरू हो गई कि 15 जनवरी का उन्होंने क्यों कहा था कि इतनी जल्दी भी किया है 15 जनवरी तक। और दूसरा, नैब का जो ऑर्डिनेंस है जो वो चैलेंज हुआ है वो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब के जो जिसको NRO बोला जा रहा है जी, लेकिन उसमें शायद नवाज शरीफ और जरदारी और इस तरह बड़े बड़े जो लोग हैं उनको वो बेनिफिट इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं मिल सकता, क्योंकि ये है उस दिन से लागू। तो इनके केसेस जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या ट्रायल जी या जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर वो उसका इफेक्ट नहीं हो सकता एज पर लॉ, या तो वो हो बैक डेट से, अच्छा जी, या जितने भी केसेस चल रहे हैं इस नौइयत के जो भी होंगे वो सारे ख़त्म तस्वर किए जाएंगे, उनके ऊपर ये कानून लागू होगा। उसमें ये वर्ड नहीं है, उसमें ये है कि आज से, यानी जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी वो आज के बाद या आज से उसका इतलाक होगा। ठीक, मामला ये है कि ये जो डिले हो रहा है, जो आपका इतनी लंबी एक्सरसाइज खैर नहीं होगी, जो आप समझ रहे हैं कि इधर आएगा फिर सेनेट में जाएगा, तो मेरा ख्याल है 1-2 दिन में, मैक्सिमम 2-3 दिन लग सकते हैं, ये हो जाएगा, इतना लंबा नहीं है। और इस पे कंसेंसस होगा। इस पे अच्छी बात यह है कि कम से कम एक मैच्योरिटी है पार्लियामेंटेरियन के हवाले से। हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो तमाशे लगते हैं, जुमलेबाजी, फिक्रेबाजी, तंज़ो मज़ाक, वो भी आज हुई है, उस पर आगे आते हैं होती हैं, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, आवाम के लिए, मुल्क के लिए, इदारों के लिए हमने कोई वहाँ पे लेजिस्लेशन इस तरह की संजीदगी का अमल नहीं देखा। अब मामला अगर ये एक जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चूंकि आपका ही ये काम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम भी इसको एडमिट करते हैं, आपकी ये पावर्स है, तो आप खुश असलूबी से इस मामले को हल कर लें।
तो ये खुश आइंद बात है उसामा साहब कि चलें जो भी है, हुकूमत तो जारी बात है इसके साथ है, लेकिन अपोजिशन की पार्टीज भी, सही, अब नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके जो हॉक्स थे, जो उन बेचारों को अब बयानी के भी ताने मिलने शुरू हो गए हैं। और पता नहीं बीच में कुछ लोग बयान तो एंकर्स आए हैं, हमारे जो छपे भी हैं। यूट्यूब चैनल और इस तरह के जो बेरोजगार जो तबका है या जो बेरोजगार होने वाला है, या जिनको बेचारों को चैनलों को बजाय यूट्यूब और ट्विटर और इधर उधर फेसबुक का अब सारी उम्र के लिए रहेगा, पता नहीं शायद उनको कहीं और से लाइनें उन्हें मिली हुई हैं, पाक रुपये की बजाय डालनो शालनों में ये इधर पाउंड से इत्तेफाक करना चाह रहे हैं। ये क्या मामला है? वो बहुत अफसरदा हैं अच्छा, सारे, उनके वो बड़े रंजीदा ठीक है, अफसरदा है, वो गालियां निकाल रहे हैं नून लीग को। वही जो लोग, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्या मसला है, यानी नून लीग के उनको इदारों से मसला है। जो अच्छा, पपेट बने हुए थे, बाबर डोगर अब साहब, वो नून लीग को इस बेस पे गालियां निकाल रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, बाबर डोगर साहब, नून लीग ने क्या ऐसा काम कर दिया है कि वो उनको गालियां देनी शुरू कर दी? क्या मैं गलत हूं? देखिए, आज भी जो मेन जिस लिए इजलास बुलाया गया वो तो यही था कि आर्मी एक्ट में तरमीम का, सब उस पर तैयार है, लेकिन हालात देखें कि वहां भी ईरान और अमेरिका जो कशीदगी है इसकी बात हो रही है। खित्ते में सूरत हाल देखें, पाकिस्तान पहली माशी सूरत हाल आपके सामने है, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई उफ तेजी से बढ़ रही है। मैंने अभी उस पर बात की तो लोग कह रहे थे कि नहीं अच्छा बोले, मैंने कहा हकीकत तो ये है। उसके बाद देखिए सोना कहाँ जा रहा है, तेल कहाँ। क्या आपको लगता है हमारे सियासतदानों को उस चीज़ का इदराक है कि ये फिर भी 4-5 दिन लग जाए जी, कोई नहीं 4-5 दिन सेशन हो जाए, ये बिला वजह नहीं इस तरह डिले हो रहा, या आपको लगता है कि बड़ी इस पर बहस की ज़रूरत थी? उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो जब पेट्रोल की कीमतें गवर्नमेंट ने बढ़ाई और सेशन चल रहा है, तो ये सेशन में तो क़यामत बरपा होनी चाहिए थी कि बिजली की कीमत या पेट्रोल की कीमत गवर्नमेंट किस तरह बढ़ा रही है और एक आम आदमी किस तरह जी रहा है, उसकी बात होनी चाहिए थी। बहरहाल अभी जो खल साहब बात कर रहे हैं आर्मी एक्ट की, तो गवर्नमेंट फिर एक दफ़ा गलतियां कर रही है। जैसे पार्लिमानी कायमा कमेटी जो है उसका जो पहला इजलास हुआ है उसको पार्लिमानी सेक्रेटरी ने चेयर किया, जो कि रूल्स के तहत नहीं कर सकता, क्योंकि कायमा कमेटी फॉर डिफेंस जो है उसका जो हेड है अमजद साहब हैं, उन्हीं ने हेड करना था, लिहाजा उसका दोबारा इजलास बुलाया गया और आप देखें कि कंसेंसस के साथ उसने इस बिल को अप्रूवल दे दी है। जैली कमेटी जो है कायमा कमेटी जो है उसने, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि जब ये असम्बली में आएगा तो कंसेंसस के साथ इसको अप्रूवल दी जाएगी, क्योंकि उसमें पीओ पार्टी के आफ्ताब शिबान मैरानी जो हैं उन्होंने एक अमेंडमेंट देने की कोशिश की थी कि ये अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन उनको बताया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये इस बिल में नहीं आ सकती, इसको टेकअप नहीं किया जा सकता, जिस पर उनको राज़ी कर लिया गया। जब कायमा कमेटी जो है उसमें कोई इख्तलाफी नोट नहीं आया या इख्तलाफ नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें सारी पोलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने कंसेंसस के साथ उसको अप्रूवल दे दी। और उम्मीद तो ये है कि ये पार्लियामेंट और सेनेट में भी कंसेंसस के साथ पास हो जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है दो कि PMLN जो है वो ड्रामा कर रही है कि उसके अंदर एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे उसके अंदर थोड़ी सी आपस में पार्टी जो है दो हिस्सों में तकसीम हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को मना लेगी काफ लीग, वो अब तक लगे हुए हैं। सर आज PMLN की मीटिंग है ना, साहब भी आज PMLN की मीटिंग है ना फजलुर रहमान साहब के साथ। राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ जो है ये जाके मिल रहे हैं, तो ये जो है वो मान जाएंगे फजलुर रहमान। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फजलुर रहमान मानेंगे और ये बिल नेशनल असेंबली और सेनेट से कंसेंसस के साथ। लेकिन अचकज़ई साहब और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं ये तो पार्लियामेंट्री जाली है और जाली पार्लियामेंट कानून साजी कर ही नहीं सकती। उन्होंने तो ये कहा है, उनका बयान है ये, अब भी इसी सूरत हाल पर भी। तो वो जाली पार्लियामेंट कह के उन्होंने तो फिर उससे कैसे हो, वो तो कह रहे हैं जी हम तो पास ही नहीं देंगे। नहीं तो उस पार्लियामेंट का ये हिस्सा है जाली पार्लियामेंट का। इनके मेंबरान जो है उन्होंने ओथ लिया हुआ है, इनके बेटे ने ओथ लिया हुआ है, इनके भाई ने वहाँ से ओथ लिया हुआ है। बेटा तो इलेक्शन में था, असेंबली के इलेक्शन लड़ रहा था तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये जाली है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अमूमन इस तरह जब इस तरह की लेजिस्लेशन आती है तो ऑफकोर्स वो अपना भावताव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो अपना भावताव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली आप देखिएगा वो भी कहीं ना कहीं मान जाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल पास कंसेंसस से होना है। आपको ये जो चंद दिन लग रहे हैं इससे आपको कोई परेशानी नहीं? सूरत बड़ी खतरनाक है, वो ठीक है कुछ दिन लग जाते हैं तो खैर है आपको कोई। अच्छा खरल साहब, ये जो मौलाना साहब की मैंने बात की, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अचकज़ई साहब,
ये कोई रखना डाल सकते हैं? वैसे तो सीटें सबको पता है जितनी हैं। आप जानबूझ के ना शरारत करते हैं, उनको बेचारों को क्या मतलब, आप मुझे समझ नहीं आ रही कि कितने हैं उन्होंने वो अपने कह रहे हैं हम चैनल नहीं के होने लिए। देंगे, ये बड़ा वो कह रहे हैं जी जाली पार्लियामेंट। मैं तो वैसे बता रहा हूँ, आपको पता है उन्होंने धरना दे दिया था अभी चंद दिन पहले, उन्होंने फिर धमकी लगाई थी कि जी ये हम दोबारा धरना दे देंगे, उससे ज्यादा दुगने लोग लेकर आऊंगा। फजल रहमान साहब कह रहे मेरे ख्याल है हैं जितनी उनकी दुर्गत बन चुकी है ना, मौलाना साहब जिंदगी में पहली दफ़ा आपने देखा कभी भी अपोजिशन में नहीं रहे, और उनके पास जितनी भी सीटें थी उनकी अहमियत हमेशा रही है, कभी वो बंद गली में नहीं गए। लेकिन इस मरतबा आपने देखा कि जितनी भाग दौड़ उन्होंने की है ज़िंदगी में सारी मिलाए ना, तो उतनी भाग दौड़ उन्होंने की है। कभी वो जरदारी के पास जाते, कभी नवाज शरीफ के पास जाते, कभी कोई नहीं मिल रहा, कभी दूसरा नहीं मिल रहा, कभी वो सदर के उम्मीदवार के लिए, कभी कंसेंसस करते, कभी APC के लिए, कभी सेनेट के चेयरमैन को बदलने के लिए, कभी प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट के लिए। तो मतलब कोई बेचारों के धरना उन्होंने दिया, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हुकूमत गिराने के, इस्तीफ़ा दे दो, हम नहीं जाएंगे। तो मेरा ख्याल है जो डोगर साहब ने बात कर दी है, ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है ज़्यादा डिस्कस नहीं करना जितना उनका बनता है रोल। अच्छा, चलें। क्योंकि उनके पास बेचारों की सीटें नहीं है, एक शिकस्त खुर्दा लोग हैं, तो अब इतना तो उनको हक दें ना। फिर आप कह रहे हैं इनको इतना डिस्कस नहीं करना चाहिए, वजीर को तो करना चाहिए, वो तो जो विफाकी वजीर हो। फवाद चौधरी साहब की बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जनाब एक और कारनामा कर दिया, एक और सहाफ़ी को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया है। और मुबशिर लुकमान की अब बारी थी। मुबशिर लुकमान साहब किसी शादी में उनको मिले और उन्होंने उनकी कोई वीडियो की बात की थी किसी वीडियो के अपने प्रोग्राम में, तो उस पर उन्होंने उनको थप्पड़ दे मारा। और ये भी आपको याद होगा कि इससे पहले उन्होंने यही हरकत समी इब्राहिम साहब के साथ भी की थी, लेकिन उस पर अब तो उनका एतराज़ है जी वीडियो नहीं थी, ये वो तब उन्होंने तो उन पर बात की थी कि असासे छुपाए थे फवाद चौधरी ने, उसमें तो कोई गैर अखलाकी उस तरह की बात नहीं थी, तो फिर ये हरकत तब क्यों की थी? तो ये फवाद चौधरी साहब को कोई प्रॉब्लम है, इनके खिलाफ कोई 62-63 के तहत कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वैसे तो आज बड़े कौमी असम्बली में वो सीख पाते, लेकिन उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको खूब सुनाई है। ज़रा देखें आज क्या माहौल था कौमी असम्बली में। अपने पैर सड़न लगे ने तो रौला पा दिता है, तो एनी देर जेड़े पैर सड़न लेते हैं साढ़े उत्ते कोई रौला नहीं पा दिता। जनाब चौधरी साहब नहायत अदब के साथ, नहायत अदब के साथ, नहायत अदब के साथ, पिछले 13-14 साल से कोई सियासी पार्ट आपकी जुबान से पार्टी को महफूज नहीं रही। तमाम सियासी पार्टियां जो इस वक्त रिप्रेजेंटेड हैं इस हाउस के अंदर, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, कोई भी इनकी जुबान से महफूज नहीं रही। जो भोग बिटर हार्वेस्ट जो है वो इन्होंने खुद बोई हुई है। ही इज रीपिंग द बिटर हार्वेस्ट जो इन्होंने खुद सो की। जी बाबा डोगर साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब सही कह रहे हैं। वैसे मुझे इनका वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी याद आ रहा है, अभी जब मैं सुन रहा था तो मुझे वो जुमले भी इनके याद आ रहे थे जब ये उनको सुना रहे थे। तो ये किसके बारे में क्या हम बात करें कि जनाब पार्लिमानी रिवायात के, फिर ये कहते हैं जी इदारों के खिलाफ तो बोलने पर पाबंदी लग जाती है, हमारे खिलाफ भी ना बोला जाए। यानी ये अपने आप को ये लोग ये समझते हैं कि ये भी इंडिविजुअली कोई इदारे हैं कि कोई शख्स इनको सवाल नहीं कर सकता, इनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। उसामा साहब, जब ये इंसिडेंट हुआ है कल, मोहसिन लगारी के बेटे की दावत वलीमा थी, मैं भी वहीं पर था। मेरे सामने ये नहीं हुआ क्योंकि ये सारा 10 से 15 सेकंड का टाइम था जिसमें ये सारा इंसिडेंट हो गया। फवाद चौधरी का ये जो एक्ट है, जो उन्होंने हरकत की, जो अटैक किया, जो बदमाशी की, जो गुंडागर्दी की, इसको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वो एक फेडरल मिनिस्टर है, वो उसने कोई ऐसी पार्टी, ख्वाजा आसिफ से मैं एग्री करता हूँ, उसने नून लीग के हवाले से जो उसकी बातें हैं, जो पार्टी के हवाले से जिसका वो हिस्सा रहा हुआ, जिसके बारे में वो कमेंट करता रहा है, जिस प्याली में उसने प्याले में खाया उसी में छेद किया है। मुझे एक बात PTI के बारे में उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं। आसिफ ने कहा ये PTI के बारे में जो बातें कर चुका है, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर मिनिस्टर जो हैं वो खुद ही इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर देंगे तो फिर इंसाफ, एक आम आदमी इंसाफ कहाँ से ले? मेरा मतलब है कि ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये गुंडागर्दी की इंतहा है कि इमरान खान साहब, ये लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक गुंडा पाला हुआ है जिसको दिल करता है वो पकड़ के उसके साथ लड़ पड़ता है, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस मुल्क में कोई अदारा नहीं है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी मुबशिर लुकमान की किसी स्टेटमेंट से, किसी प्रोग्राम से, तो पैमरा तुम्हारे पास है, तुम फेडरल मिनिस्टर हो, जाओ पैमरा में जाकर उसके खिलाफ दावा कर दो। तुम्हारा भाई एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, तुम खुद वकील हो, जाके कोर्ट में उस पर दावा कर दो। ये तुम्हें किसने, ये इख्तियार किसने दिया कि तुम जिसको चाहो जाके मारना शुरू कर दो? यार इसका मतलब ये है कि कल इसको भी कोई जूता मार देगा, कोई इसके मुंह पे भी थप्पड़ मार देगा। ये कोई अनोखी मखलूक तो नहीं है, इसको भी थप्पड़ पड़ सकता है, इसको भी जूता पड़ सकता है।
क्यों नहीं पढ़ सकता? मतलब कि तुम भी टीवी पे बैठ कर सारा दिन लोगों की पगड़ियाँ उछालते रहते हो। अब मुबशर लुकमान की पगड़ी उछाल रहे हो। अगर मुबशर लुकमान ने तुम्हारे खिलाफ बात की तो तुमने भी उसके खिलाफ बहुत बातें की हैं। और ये तो अभी की बात है, ये हरीम शाह वाला तो इशू, वीडियो का इशू तो अब आया है। मजहबी रहनुमा सर ऑन रिकॉर्ड है चीजें। ये तो 6 महीने पहले से ये चीजें थी कि ये समी के बाद अब मुबशर लुकमान टारगेट होगा। ये तो 6 महीने पहले से बातें हो रही थी। और ये हरीम शाह वाला तो इशू बहुत बाद में आया है। यहाँ पर सर रिकॉर्डेड चीजें हैं जिसमें ये इसने लोगों से कहा कि जनाब समी के बाद अगला टारगेट जो है वो मुबशर लुकमान है। तो ये इस तरह से नहीं है उसामा साहब। बहल ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये कोई कि आप जनाब एक मिनिस्टर साहब हैं, वो एक साढ़े जिसको दिल करता है कोई भी बात है लगा दे जिसको या तो फिर इसका मतलब इसमें कानून नहीं है। अगर विफाकी वजीर को ही मुल्क के कानून, सर अगर आपने जस्टिस साहब ने खुद ही करना है तो फिर बंद कर दें या डालते हैं? ये पैमरा क्यों खोला हुआ है? बंद कर दें। क्यों पैमरा पे आपके केसेस जाते हैं? मैं और खरल साहब हम एक बात करें तो पैमरा का नोटिस आ जाता है, हम पैमरा के सामने वजाहतें देते हैं। इधर मिनिस्टर साहब जो है जिसको मर्जी दिल कर रहा है वो ठुठे मार रहे हैं, वो थप्पड़ मार रहे हैं और इसको रोकने वाला कोई है नहीं है। इमरान खान साहब ये आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये वो अच्छा मजे की बात, ये बंदे भी वो जो पीटीआई को सपोर्ट करते रहे हैं, जो पीटीआई के साथ खड़े होते रहे हैं। मुलाकातें लुकमान साहब की अब भी वजीर आजम से मुलाकातें हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने खुद देखी तस्वीर भी, उन्होंने वीडियो भी लगाई कि मेरी उनसे मुलाकात में क्या बात हुई। तो एक शख्स जो इमरान खान तक जिसकी रसाई है वजीर आजम तक उसको भी थप्पड़ मारा। अब तो फिर तो मैं ये कहूंगा कि मुबशर लुकमान जो इल्जाम लगा रहा था उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई है, कुछ ना कुछ तो है जो इतना सीख पा हुए हैं और ये खुद ही जनाब उसको जाके मारना शुरू कर दिया। मकसद ये है कि मेरे खिलाफ कोई ना बोले, मेरे खिलाफ कोई बात ना करे। तो ये नहीं हो सकता फवाद चौधरी साहब, ये याद रख ली, ये नहीं होगा। आप जितना किसी को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही सामने आएगा। और ये जो आपने ये जो सिलसिला शुरू किया ना, ये आप पर ही रुकना आकर। ये मैं उसामा साहब कह रहा हूँ, ये फवाद चौधरी ने जो ये सिलसिला शुरू किया, जो समी के साथ किया, जो उसके बाद सर साफी बरादरी के साथ साफियों के रहनुमा भी हैं। अल्टीमेटली ये इस पर आकर रुकना है। ये इसी की जुबान में से मीडिया को बात करनी पड़नी है। मैं चाह रहा हूँ खरल साहब से सवाल कर लूँ, उसके बाद आप पर आता हूँ, क्योंकि साफियों ने आपको चुना है अपने ग्रीवेंसेस के लिए। तो क्या साफियों में खौफ है कि वो ये शख्स उनके साथ किसी के साथ भी कुछ कर सकता है? इस पर मैं आऊँगा। करल साहब, तो इसका मतलब है कि इनको शादियों पर ना बुलाया जाए फिर, वरना तो ये सारे की उस जिसने बुलाया उसके लिए भी तो एम्बैरसमेंट है, उसके लिए भी तो इतनी शर्म की बात है। मैंने एक शख्स को बुलाया, मैं खुद वहाँ पर था। मोहसिन लगारी मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो बेचारे इतने एम्बैरस थे, जितने भी वो उनके वहाँ पर लोग थे वो सारे बड़े एम्बैरस थे कि सारी किसी की शादी है और वो सारी शादी ख़राब कर दी। एक इस तरह का आपने इंसिडेंट किया कि वो सारी शादी खामोश हो गई। और मज़े की बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ उस वक्त सीएम भी वहाँ पर बैठे हुए थे, गवर्नर पंजाब भी थे। तो मुबशर लुकमान ने जाके उनसे कहा कि आपने देखा ये इसने मेरे साथ क्या किया है, तो अब ये एक्शन पंजाब गवर्नमेंट ने लेना है, आपने लेना है। तो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ जो जिस इंसाफ की बात करती है, तो मैं देखूंगा कि वो इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। क्या हुआ है वो बेचारे देखिए इस्तगासे करते फिर रहे हैं, आज तक उनका पर्चा दर्ज नहीं हो सका। ये आज तक किसी उसामा साहब ये भी मालटाउन थाना में दरखास्त पड़ी है जिसके विटनेस सीएम साहब हैं, गवर्नर सरवर साहब हैं, सूबाई वुज़रा हैं, जहांगीर तरीन वज़ीर के बेटे की दावत वलीमा है, सारी प्रोविंशियल और फेडरल ब्यूरोक्रेसी सारी पंजाब की मौजूद है। एक सरेआम तशद्दुद करना, गालियां देना, थप्पड़ मारना, धमकियां देना, अपने गार्ड से पिटवाना। मुझे ये बताया उसामा साहब, कोई अगर ख़ानदानी कोई भी बंदा शरीफ ये सोच भी सकता है किसी की तकरीब में जाके इस तरह का गंद डाले, इस तरह का एक रोल प्ले करे? कभी भी इवन के जो दुश्मनदार होते हैं जिनके साथ साथ कत्ल भी अगर हो जाए, उनके 20-20 7 नस्लों से दुश्मनी हो, तो वो भी कहते हैं यार इनका कम से कम फंक्शन खराब ना करे, बाहर जाके जो मर्जी करे। मुझे ये बता दे उसामा साहब कि अगर मुबशर लुकमान ने या किसी साफ़ी ने भी अगर उनके खिलाफ वो समझते हैं गलत काम किया है, मुझे तो उनकी डिग्री पे, उनकी तालीम पे, उनकी तरबियत पे, मुझे तो मैं हैरान हूँ कि एक बंदा वकील को जो लिखता है, साथ वकील डिग्री भी ली होगी, सही होगी, मुझे इस पर नहीं है, लेकिन लॉ अबाइडिंग सिटीजन काला कोट आप पहनते हैं, उसके क्या मतलब है? क्या आपको ये राइट है? और फिर वो बंदा जिसने खुद सबकी पगड़ियां उछाली हुई हैं। अच्छा मामला मेरा मतलब है कि किस पे इसने करप्शन का भी शौक है, वो भाषण देते थे, जो आपको लस्ट थी, जो आपको ग्रीड थी, जो आपकी आखिरी ख्वाहिश थी
कि आप एंकर बने, लेकिन बदकिस्मती यह है कभी भी आप एक क्लास के एंकरों में सिफारिशों के बावजूद नहीं शामिल हो सके, आपको वो सैलरी और पर्क्स नहीं मिल सके, क्योंकि लोग आपको नहीं सुनना चाहते, आपकी व्यूवरशिप नहीं है, आपकी रेटिंग नहीं है। कितने चैनलों में आप गए, फिर आपको बेरोजगार किया गया, आप क्यों बेरोजगार तब ये किसी पर इल्जाम नहीं लगाते थे जब खुद मैं कहता हूं ये बैठ के पगड़ी नहीं तमाशा लगाते थे, पगड़ियां। ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके मुंह पे पार्लियामेंट के फोरम में कहा है कि 13 साल आपकी तो जुबान से, आपके कंडक्ट से कोई महफूज नहीं था। वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो पीपल पार्टी हो, साहब मुझे तो आपका पता है कितनी पार्टियां बदली, आपको धमकियां भी मिलती हैं, सारा कुछ होता है। मुझे उसामा साहब लेकिन क्या इससे साफी जो है वो अब डर जाएंगे? बाबर साहब साफी डर नहीं जाएंगे। बाबर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया, फवाद चौधरी साहब डरे उस वक्त से, डरे उस वक्त से जब आपको लोग तकरीबात में बुलाना बंद कर दें, डरे उस वक्त से जब कहीं भी जाएंगे साफी आपका मुहासबा करें। आपको बदमाश नहीं है, आप एक अगर समझते हैं कि आप बदमाश बन गए, आप लोगों को इस तरह थप्पड़ मारेंगे, अगर साफी बरादरी आपका नाटका बंद कर सकती है, आपके घर से निकलना बंद कर सकते हैं, आपको किसी तकरीब में नहीं जाने देंगे, आपकी कवरेज का बाइक विकेट करेंगे। एक इसमें समझा जो अहम चीज है ना, मामला यह है कि इमरान साहब की गवर्नमेंट क्या कर रही है? इमरान खान साहब को चाहिए, ये कैसी तरीके इंसाफ है कि ऐसा जो बनता है। देखिए मामला यह है कि वो एक मिनिस्टर है, उसके पास एक वजारत का कलमदान है। क्या इमरान खान साहब, जो मैं उनको जानता हूं, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, क्या रूल ऑफ लॉ में किसी भी एक फेडरल मिनिस्टर को यह हक हासिल है कि अगर उसके खिलाफ बंदा बात करता है तो वो सही है या गलत है? डॉक्टर साहब बड़ी मिसाल है, फॉरम कितने हैं, कैमरा का फॉरम मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, और फिर आपने मुतअद्दिद दफा जो दरखास्त में लिखा हुआ है बकायदा उनको धमकियां दी। अच्छा मामला ये है कि आप बदमाश हैं, को आपको पट्टा डालने वाला है ही नहीं। सर आप मतलब मुझे ये बताएं, मोहतात रहे सर, आप पहले इस तरह के लोग हमले करवा देते हैं। मैं वो हमले करवाते रहे, ऐसे गिदड़ बबगियों से नहीं बात। अच्छा फवाद चौधरी साहब जो है, जो एक तरीकाकार है, एक वकील है, एक पढ़े लिखे हैं, जो डिग्रियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो उनको कंडक्ट वही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका राइट है, उनका राइट भी है। साफी का काम है जिम्मेदारी से बात करें, कंप्लेंट फाइल करें। आप अपने प्रोग्राम में अगर बशर लुकमान ने गलत बात की है तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ फोरम पे क्यों बनाए हुए हैं? प्लेटफॉर्म खत्म कर दें, पैमरा को खत्म कर दें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सच्चे हैं या वो सच्चे हैं, लेकिन जो उनका ये कंडक्ट है ना, किसी भी आम वजीर हो, और खास तौर पे देखें ना, जब हुकूमती ओहदेदार होता है उसके ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। चलिए जी, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की हिमायत नहीं करता जो उसने काम किया है, और पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो क्या पाकिस्तान पर कहीं कोई दबाव आया है, कोई चीज़ ऐसी मांगी गई, कोई अड्डे या क्या की ज़रूरत है अमेरिका की तरफ से? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ईरान और अमेरिका कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से दोनों तरफ से धमकियां आ रही हैं। ट्रंप ने कहा कि 52 टारगेट्स हैं ईरान में जो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, जिनमें जो उनके सकाफत की जगह हैं वो भी शामिल हैं। ईरान ने कह दिया है कि इसराइल का दारुल हुकूमत भी और अमेरिकी बहरी बेड़े और अड्डे हमारे निशाने पर हैं। अब दोनों तरफ से हालात कशीदा हो रहे हैं, और ईरान हमारा हमसाया बिरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के लिए भी हालात बहुत मुश्किल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज कौमी असम्बली में इस हवाले से स्टेटमेंट दी है, वो देखिए। किसी यूनिलैटरल एक्शन की तायीद नहीं करता, और पाकिस्तान समझता है कि यूज ऑफ फोर्स मसले का हल नहीं है। यूज ऑफ फोर्स से मामलात बिगड़ सकते हैं, सुलझ नहीं सकते। उसके साथ साथ जनाबे वाला, पाकिस्तान समझता है कि सब पार्टीज को सब्र व तहम्मुल के काम लेना चाहिए। मैंने उनसे भी, जवाद जरीफ साहब से भी कहा कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट आई वुड अर्ज दैट ईरान शुड एक्सरसाइज इट्स ट्रेडिशनल विजडम एंड refrain from any escalatory measure. Try and de-escalate in the larger interest of the region. पाकिस्तान वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ अपना चुका है, और मैंने जितने फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे ये शेयर भी किया है कि
कि वी आर क्लियर कि पाकिस्तान की सरजमीन एंड आवर सॉइल विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर स्टेट, और ना ही पाकिस्तान इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सेदार बनेगा। हम अमन के लिए तो हाथ बढ़ा सकते हैं, हम गलतफहमियां दूर करने के लिए किरदार तो अदा कर सकते हैं, हम आग भड़काने कि ना हमारी पॉलिसी थी और ना हम इसका हिस्सा बनेंगे। ये हमारी वाज़ेह पोजीशन है। अच्छा जी, एक तो ये कि सेनेट में था जी ये इजलास और उसमें वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, पाकिस्तान का सोच है इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो वाज़े कर रहे थे। असद करल साहब, ये तो बड़ा मुश्किल तो है ऐसे माहौल में कि पाकिस्तान करे तो क्या करे, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि दबाव के बावजूद ये बेहतरीन कदम हो सकता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कह रहा है कि किसी के खिलाफ हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर दबाव तो डाला गया, कहीं ना कहीं कोई पैगाम भेजे गए ऐसे। तो आर्मी चीफ ने भी पहले कह दिया, DGISPR का भी उसके बाद फिर स्टेटमेंट आ गई थी, और अब शाम कुरैशी साहब ने भी बता दिया। देखिए, जिस तरह आपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की भी बात हुई। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे बात की। DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने भी कहा कि खित्ते के अमन जो है उसके लिए हम हर जो है साथ दे सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की एक बेसिक पॉलिसी है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ अग्रेशन के लिए, दहशतगर्दी के लिए किसी हवाले से वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। और सबसे पहले इस तरह कहा गया कि पाकिस्तान का जो वो अपना मफाद जो है उसी के ऊपर बात करेगा, इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 9/11 के बाद आपने देखा था उस वक्त जब जनरल मुशर्रफ थे और किस तरीके से अफ़गान जो वार एक मुसल्लत अमेरिका ने की, तो पाकिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई। अब मामला ये है कि डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट है, वज़ीर ख़ारजा का बड़ा एक जारहाना एक बड़ा रद्द अमल आया, बड़ा कैटेगोरिक रद्द अमल आया। सही, उन्होंने यहाँ तक कहा हम अमेरिका के इस इक़दाम की हिमायत नहीं करते, उन्होंने खरी सुना दी है, आर्मी चीफ ने खरी सुना दी है। और ये जो गिद्दड़ बबकियां ईरान को लगा रहा है अमेरिका, ये आज से नहीं मामला शुरू हुआ। ये आप देखें एक अरसे से ये एक ईरान को घेरने के लिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश करता है, कभी जौहरी हथियारों के हवाले से प्रोपेगेंडा करके उसके ऊपर, और सैंक्शन अभी भी चल रही हैं, वो पाबंदियों का शिकार है। उसके तेल के हवाले से, तजारती हवाले से बहुत सारी उस पर सैंक्शन हैं। अभी जो उनके जनरल को जो हलाकत के बाद ये सारा मामला आया है, अब ईरान और तेहरान का जो रद्द-ए-अमल है उनका अमेरिका ने अभी छेड़ा है और हम इनको पूरा भरपूर जवाब देंगे। जंग उन्होंने छेड़ी है, जब तक हम बैलेंस नहीं कर रहेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे ये बताएं, अमेरिका अगर पाकिस्तान उनका साथ नहीं देता और ईरान जो है शुमाली जो कोरिया वो तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, वो तो आपको आंखें दिखा रहा है। मतलब आप देखें ना कि आप जगह जगह अफगानिस्तान से इनखला के लिए आप पाकिस्तान के पांव पकड़ने पे मजबूर हैं। ईरान जो है, आप अगर इराक से बैठ के, ईरान ने बात बड़ी क्लियर की है जिस तरह आपने बताया कि उनका अगर ये करें, शरारत करके देखें, बैरी बेड़े भी इनके हमारे टारगेट पे है, इजराइल भी जो इनका पीछे जो पुष्टबान है वो भी हमारे टारगेट पे है। तो हम देखते हैं किस तरह ये आता है। मामला ये उसामा साहब, ये गिदड़ भभकी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ऐसी गिदड़ जिस तरह बिपिन रावत और मोदी और भारत की हैं, जिस तरह वो कभी मिसाइल लगा लेते हैं, कभी वो जाली सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ये कोई ऐसे हलवा नहीं है। अच्छा, ईरान जो है वो भी एक खुददार और एक गैरतमंद कौम है, जिस तरह पाकिस्तान और मुस्लिम एक कंट्री है। अगर आप ये समझेंगे कि उसको आप तौते कर लेंगे, ऐसे होगा नहीं। आपके तो अपने पांव टांगे यहाँ पे अफगानिस्तान से फंसी हुई हैं, उसके लिए आप बैक कर रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान की कि जनाब पाकिस्तान जो काम कर सकता है वो दुनिया का और कोई मुल्क, और फौज, कोई और इंटेलिजेंस इदारे वो नहीं कर सकते। भारत ने कितना वहां पे कॉन्सुलेट बनाए इंडिया के अंदर, तो फिर क्या हुआ? इंडिया जब एतराक हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने एडमिट किया कि पाकिस्तान ही वो बात है जो इस चीज के लिए हमें सहारा फराम कर सकता है। अब मुझे बताएं, अमेरिका के लिए क्या ईरान जो है वो खाम में उसके ऑलरेडी जो इंडिया के ईरान से अच्छे तलक है, इवन के आप चाबहार और ये कलभूषण ऑपरेट हो रहे थे। पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अगर अमन अमा के हवाले से, अगर खित्ते की अमन के हवाले से,
आपस में गलतफहमियों के हवाले से, उसके लिए आपने देखा रिसेंटली सही। आर्मी खरल चीफ साहब- के दौरे हुए, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हुई, ईरानी की आरत आई, सऊदी ईरान जो कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर भी पाकिस्तान सालिस के लिए उन्होंने अपने आप को ऑफर की है। कासिम सुलेमानी शहादत है उसी दिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआहिदा हुआ है जिसमें स्मगलिंग की रोकथाम, दहशतगर्दी और आप की रोकथाम और आपस में तिजारत के हवाले से भी उस दिन मुआहिदा हुआ है। बाबर डोगर साहब, ये ट्रंप कह रहे हैं जी $2 खरब हमने ऐसे अभी नहीं खर्च कर दिए असलहे पर, ये हम मसला इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान के खिलाफ। और ये कोई अमेरिका ने जिस तरह से इराक में तबाही की और कहा था कि जी हम आपको आज़ाद करवाने आ रहे सद्दाम से, अब वो कौम कह रही है कि जान छोड़ दो हमारी, यहाँ से चले जाओ। ये किस कदर शर्मिंदगी की बात है कि अब इराक की पार्लियामेंट कह रही है, पूरी कौम कह रही है कि जान छोड़ो हमारी, ये हमारे साथ तुमने क्या कर दिया। उसामा साहब, पाकिस्तान देखें, सबसे मुश्किल सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के लिए है। इकोनॉमी आपके सामने है, जो इकोनॉमी का हाल है। एक तरफ सऊदी अरब है, अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है जो आपका हमसाया मुल्क है, और ईरान के साथ भी आपके भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका जो है वहाँ पर 30-40 लाख पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पर रोज़गार है। सबसे बड़ा जो आपको बाहर से रिमिटेंसेज आती हैं फ़ौरन, वो अमेरिका से आती हैं। तो बड़ी सोच समझ कर अकल के साथ चलना चाहिए। मैं पाकिस्तान का जो अलामिया आया जिसमें जनरल कमर बाजवा जो है उन्होंने जो पोम्पियो से बात की है, फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने जो असम्बली के अंदर स्टेटमेंट दी है, और उसके बाद जो आज अलामिया आ गया फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि पाकिस्तान इस जंग में फरीक नहीं बनेगा, पाकिस्तान अपनी ज़मीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो पाकिस्तान को बड़ा समझदारी से, बड़ा सूझबूझ के साथ चलना पड़ेगा। बल्कि पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो इस खिते में जो कशीदगी बढ़ रही है उसको किस तरह से कम कर सकता है। माजी में भी आप देखेंगे इमरान खान जो है वो ईरान भी गए, ईरान के जो वहाँ की जो लीडरशिप थी उनसे बात की, सऊदी अरब गए और अपना रोल प्ले करते रहे किस तरह से इस खिते में कशीदगी को कम किया जाए। अब भी सिचुएशन अब जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो इसमें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात आने वाले दिनों में होंगी वो पाकिस्तान के लिए होंगी। पाकिस्तान पर भरपूर प्रेशर होगा, पाकिस्तान की तरफ के मुसलमान ममालिक की तरफ से भी प्रेशर होगा, 40 साल हो गए हमें भुगतते हुए प्रेशर होगा। 40 साल तो हमें अफगान जंग को भुगतते हो गए, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि खत्ते में एक और जंग कहीं छिड़ जाए। लेकिन अमेरिका भी उसामा साहब मुझे बताया कैसे अफोर्ड कर सकता है। वो तो अफगानिस्तान सात से दूर बैठा है ना, अफगानिस्तान पे तो आपने सात अरबाब लगाए, अमेरिका का नहीं है, अफगानिस्तान का इशू तो पाकिस्तान का इसमें हाँ जी। सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का है। एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ यूएई है, एक तरफ अरब कंट्रीज हैं, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इराक है, दूसरी तरफ ईरान है। अब हम ना उनके खिलाफ जा सकते हैं ना उनके खिलाफ जा सकते हैं। मसला ये कि आपकी मईशत वहां पर जुड़ी हुई है, आपके लोग इतनी तादाद में वहां पर काम कर रहे हैं, आपका ज़र मुबादला आ रहा है। चीन ने भी ईरान के साथ आपके भाइयों ने अमेरिका के खिलाफ बयान दिया और ईरान या चीन ने भी वो अब दूसरी आलमी ताकत तो उसी को कहा जाता है, तो उसका भी ये कहना, और रशिया भी जाहिर है कि उसकी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं, तो ये भी एक अहम पहलू है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो ये मुल्क भी बीच में अच्छा ब्रेक इकोनॉमी है, रशिया की इकोनॉमी है। हम अब पता चला। अब पता चला। अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है, क्योंकि अब गर्दिशी कर्जे भी उतारने हैं और उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं लोगों से ही। तो अब ये फैसला हो गया कि 250 अरब रुपए का सालाना रेवेन्यू जो इकट्ठा करना है वो भी अब बिजली के बिलों से होगा। तो ये अब एक और मुश्किल आ गई है। पहले बिजली की कीमतें बढ़ी, लेकिन अब 1700 अरब रुपए से ज़्यादा सर्कुलर डेट जा चुका है। और ये सर्कुलर डेट इस वजह से है कि कई सरकारी इदारे हैं जिन्होंने बिजली के बिल ही नहीं दिए हुए और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। खरल साहब, लोग कैसे क्या करेंगे? अब क्या मीटर कटवा लें, क्या करें, कैसे पूरा करें? मैं आज पढ़ा था आटे की कीमत बढ़ गई, बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज़। और अभी जो खित्ते में सूरत हाल है तो और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुकी है। अगले साल पता नहीं अब हमारे ऊपर कितना बोझ आना है पेट्रोल का। मुझे तो खतरा है कि 15-20 रुपये बढ़ सकती है इसकी कीमत पेट्रोल की अगले महीने ही। आप देखें, जब आप कर्जे लेंगे तो फिर गैर मुल्की इदारों से, आलमी मालियाती इदारों से, तो IMF ने यही कहा ना कि 250 अरब का सालाना उनका रेवेन्यू जो इकट्ठा करना है, तो इजाफी लागत जो है बिजली के वाले से उनका सार्फिन पर डाल दें। यानी बदकिस्मती ये है कि जो लोग मीटर नहीं लगाते
जो उसामा साहब बिजली चोरी करते हैं वो तो एंजॉय करते हैं। नहीं, वो कहते हैं हमने तो चोरी रोक दी है। जो शरीफ आदमी मीटर लगाता है, बिजली का बिल देता है, जितने सारे चोरों के पास है, जो बिजली के लाइन लॉसेस हैं, जो चोरी के जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो सारे उसके बिलों के ऊपर डाल दिए जाते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी में, अब वो मिसाल है वो अजीब सी है। अब मामला ये है कि अब जो फंसा है बेचारा, जो मीटर लगवा बैठता है, अब इतने टैक्स उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं हर रोज। और नेपरा क्या तमाशा कर रही है, जो अथॉरिटी है, वैसे कहते हैं कि कि हमें 50 तरस आता है, तो भाई आपको तरस आता है तो फिर आप ही समरी बना बना के भेजते हैं ना कि आप इतना इजाफा कर दिया जाए। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसामा साहब, उन्हें लुट मचाई हुई है, ठीक है, वो डिफॉल्टर भी है, एक तरह से लूट मार भी कर रही हैं। फिर उसके बाद आपने वापडा 800 अरब रुपए का सालाना मुनाफे में था, बल्कि सॉरी 8 अरब का। जब ये उसके बाद कंपनियां बनी, अब वो गर्जी कर्जा आपने कहा 17 खरब जो है, 465 अरब का आपने अभी जो गर्जी कर्जों का तखमीना लगा दिया गया है। फिर इसी के इजलास में 5 एजेंडों पर जो बात की जाएगी, उसमें एक तो जो आपने वही बात की कि ऐसे जी कह रही है जी हमारे तो गैस के स्टील मिल की तरफ है बात। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को 5 अरब रुपए का कर्जा है, दीगर ग्रांट्स भी शामिल हैं, बैंकों से भी 200 अरब का अब ये कर्जा है, ये लेने की अपनी राइल है। जो है अब गर्जी कर्जों का जो मुझे समझ नहीं आ रही कि गर्जी कर्जे जो है ना उसामा साहब, हमारी कौम की आप खाल उतार लें, आप गुद्दा हड्डियों से निकाल लें ये मामला, क्योंकि जो IPPs के जो आपने मनसूबे किए हैं, जो मियां मनशा जैसी, जिसको नेपरा का बंदा तो पकड़ा हुआ है नैब में, लेकिन निशार चुनिया के जो बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने 17 अरब अजाफी पैसे जो उससे भी ज्यादा लिए हैं, नैब की रिपोर्ट, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। अरबों रुपए, अब तक 480 अरब रुपए विदाउट प्री ऑडिट आपने एक लेटर के जरिए नेशनल बैंक के जरिए IPPs को दे दिए, जिसमें पीपल पार्टी की हुकूमत, जिसको क्लब कहते हैं, 25% कमीशन दे रहे थे, इसाक डार ने आते ही ये वारदात डाल दी। अब मुझे ये बताया जितना मर्जी इनको सॉवरन गारंटियां आपने ली हुई हैं, अच्छा पाकिस्तान में रहते हैं, खाते पाकिस्तान में है, तो ये गर्जी कर्जे तो जो ना ये तो नहीं खत्म हो सकते। हुकूमत तो फिर इस तरह के गैर मकबूल फैसले करती चली जाएगी तो फिर तो अवामी मकबूलियत खो देगी। सर उसामा साहब, जो सबसे आसान तरीका है इस गवर्नमेंट का वो यही है कि जो भी आए वो अवाम पर बर्डन डाल दो, अवाम पर बोझ डाल दो, अवाम को मार दो, कुचल दो, इसकी आवाज़ ही बंद कर दो। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अपोजिशन भी चुप है। अपोजिशन इसलिए चुप है कि PMLN इन गर्सी कर्जों की सबसे बड़े गर्सी कर्जे उसी दौर में आए हैं और उसके बाद इस गवर्नमेंट को आगे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो PMLN किस मुँह से कि इन गर्सी कर्जों के हवाले से बात करे। जो खल साहब सही कह रहे हैं कि बजाय कि आप लाइन लॉसेस पे कंट्रोल करें, बजाय कि आप जो नॉन डिफॉल्टर हैं आप उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, बजाय कि वो लोग जो बिजली चोरी कर रहे हैं जो उसको उस पे हाथ डालते, 17% सबसे मुनाफा ले रहे हैं। सबसे आसान तरीका यही कि अवाम पर डाल दो, अवाम का खून निचोड़ लो। उसामा साहब एक तरफ मुझे तो ये नहीं समझ आती, एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो हर तीसरे दिन मीटिंग शुरू कर देते हैं कि जी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 50 यूनिट तक और नहीं होगा इजाफा, 50 यूनिट। डॉक्टर साहब आप OGDCL के ऊपर आज OGDCL क्या कर रहा है, उसको ना तो कुएं को तेल निकालने दिया जाता है, ना तो तेल निकालने दिया जाता है, ना गैस निकालने दिया जाता है। कहां तक? सिर्फ कोल्लू के 1 लाख में 100 साल के लिए गैस के ज़खायर मुझे तो मेरे पास स्टडी रिपोर्ट मौजूद है। 50 यूनिट तक जो इस्तेमाल करता है वो कौन करता है? कोई है ऐसा घर जो 50 वो तो यही है कि आप बल्ब जला के दिया ढूंढने के लिए अगर बल्ब जलाएं तो यही है कि अब दिया जलाना शुरू कर दें। अब तो आप मुझे ये बता दें उसामा साहब, ये खांचे कमीशन, किकबैक्स, ओवर इनवॉइसिंग, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, ये इसलिए खांचे चल रहे हैं। अगर हाइडल पावर जो इमरान खान साहब ये कहते हैं ना, अगर सर पैसे नहीं है उसके लिए कितने, तो 60,000 मेगावाट से ज्यादा ये सेक्रेटरी वाटर एंड पावर कह चुके हैं, ये स्टडी रिपोर्ट पैसों से लगने हैं ना, कोई 100 भी नहीं है, 60,000 मेगावाट सस्ती बिजली मिल सकती है। आप विंड पे चले जाए, एक तो आपने कहा था तुम सोलर पावर का ड्रामा जो सुना कि 100 वाट से मेगावाट से शुरू हुआ और 4 मेगावाट पे आ गया, वो जो कहानी बनी, जो शहबाज शरीफ की कहानी, ये जो बीच में फौरन आ गया कर्जा, किक्सबैक कमीशन आ गई, मामला ये है कि हो गया। अब हाइडल पावर पे क्यों नहीं जाते? 60,000 मेगावाट है, सस्ती बिजली मिल सकती है आवाम को, लेकिन वहां खांचे नहीं है। बहुत शुक्रिया खरल साहब आबड़ोगर से। आवाम के लिए यही मुश्किल नहीं है, मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि अभी पेट्रोल, बिजली, गैस ये मज़ीद महंगे हो सकते हैं।
क्योंकि आलमी मार्केट में तो ये पहली कीमतें बढ़ चुकी हैं। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हालात कुछ मुल्क के बेहतर हो जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।